हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू हॉरर आर। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है अराफ 3, जो कि आई थी 2019 में। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.5 की है। तो चलिए बिना किसी देरी के निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी एक छोटी सी फैमिली से शुरू होती है, जहाँ पे हम एक छोटे बच्चे अर्दा को खेलता देखते हैं। खेलते खेलते उसको जानवर जैसी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसी तरफ चला जाता है जहाँ उसे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई उसको अंदर खींच के ले जाता है। और ये सपना निहाल पिछले 4 हफ्तों से देख रही थी। यहाँ पे हम एक कपल को देखते हैं जो कि है निहाल और जेकी। जेकी पूछता है कि निहाल ने सपने में क्या देखा, लेकिन निहाल को कुछ भी याद नहीं था। निहाल और जेकी दोनों डॉक्टर हैं। जेकी निहाल के कैबिन में उससे मिलने आता है ताकि उसके साथ लंच कर सके, लेकिन निहाल के पास कई पेशेंट थे जो उसका वेट कर रहे थे। इसीलिए जेकी खाना खाने अकेले ही चला जाता है। जाने से पहले निहाल जेकी को बताती है कि आज शाम उन्हें जैदा के घर जाना है। इसके बाद सीन पलटता है और हम एक घर देखते हैं जहाँ पे उफुक नाम का एक आदमी हमें दिखाया जाता है, जिसके पिता पैरालाइज थे। यहाँ उफुक की माँ कहती है कि उसके पिता की हालत इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने दवाई लेना बंद कर दी थी। और वो उफुक को डांटती हैं कि वो सारा दिन बाहर रहता है, उसकी माँ को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। तभी उफुक की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे घर बुलाती है, लेकिन उफुक की माँ को ये पसंद नहीं है कि देर रात तक उफुक किसी औरत के घर में रहे। उफुक अपनी गर्लफ्रेंड के घर के लिए निकल जाता है। अब हम यहाँ चारों को बैठा देखते हैं जब निहाल बताती है कि उसको वो बुक मिल गई है जिसकी तलाश वो कर रही थी, और वो बुक है किताब उल अज़ाज़िल। ये वो किताब है जो शैतान ने पैगंबर सुलेमान की निगरानी में लिखी थी, पैगंबर सुलेमान के कहने पर। और पैगंबर सुलेमान ने वो छड़ी वहीं रख दी थी और वहीं दम तोड़ दिया था जहाँ वो बैठे थे। पैगंबर सुलेमान से शैतान भी डरते थे। जब वो छड़ी टूट गई तो पैगंबर सुलेमान ने हार मान ली और शैतानों को पता लग गया कि पैगंबर सुलेमान की मौत हो गई है। किताब के मुताबिक माना जाता है कि जब कयामत आएगी तो शैतान को यक्सा में कैद कर दिया जाएगा। यक्सा जागने और बेहोशी के बीच की स्टेट होती है। ये किताब एक शैतान यानी अज़ाज़िल पे लिखी गई है। जेकी कहता है कि इसीलिए उन्हें उस किताब को नहीं छूना चाहिए, लेकिन निहाल का मानना था कि उस किताब में ऐसे कई स्पेल हैं जिनसे लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके दोस्त उस किताब से दूर रहने के लिए निहाल को कहते हैं, लेकिन निहाल को अपने भाई के लिए ये करना था क्योंकि अगर साइंस कुछ कर पाती तो उसके भाई की बीमारी का रीजन पता लगा लेती। लेकिन किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखाई नहीं देते। कोई भी उसके दिमाग में गड़बड़ी डिटेक्ट नहीं कर पाया। दरअसल अर्दा निहाल का भाई है। वो आवाज सुनने के बाद अर्दा उसे बरगद के पेड़ के पास मिला था और उसकी आंखों की पुतलियां साइड की तरफ खिसक गई थी, जिसके बाद से अर्दा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि उफ्तुक एक हॉरर मूवी राइटर था, इसीलिए निहाल के पास जो बुक थी वो उसे चाहिए थी ताकि वो उसे अपनी स्क्रिप्ट में लिख सके। निहाल के मनाने के बाद वो लोग निहाल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रात निहाल को ओस्कन का कॉल आता है जो बताता है कि जो किताब उसे चाहिए वो उसके पास है और अगर वो उस बुक को लेना चाहती है तो वो कल आधी रात खंडहर के पास मिले। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। एक दिन निहाल के पास उसकी पेशेंट मिसेस लामिया आती हैं जिनके बेटे को हार्ट की प्रॉब्लम होती है। निहाल उनको बताती है कि उनके बेटे की सर्जरी तो हो जाएगी लेकिन उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये सुनने के बाद मिसेस लामिया वहाँ से चली जाती हैं। तब निहाल अपने दूसरे पेशेंट का नाम बुलाती है। तब वो देखती है कि मिसेस लामिया का बेटा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो वहीं खड़ा होता है, और जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उफुक सैदा से कहता है कि अर्दा उनके छोटे भाई जैसा है और फिर वो किताब उसकी हॉरर स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करेगी जिससे वो अर्दा पे अपनी मूवी बना सकता है। इसलिए वो सैदा को कहता है कि वो निहाल को कॉल करके अपने सारे डाउट्स पूछे। सैदा निहाल को कॉल करके पूछती है कि क्या वो अर्दा की कहानी पे मूवी बना सकते हैं, जिस पे निहाल कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन सैदा कहती है कि इस मूवी से कई लोगों को मदद मिलेगी कि ऐसे हालातों में क्या करना होता है, और निहाल मान जाती है। अब आधी रात निहाल ओस्कन से मिलने जाती है। ओस्कन उसको एक खंडहर में मिलता है और वो किताब दे देता है और कहता है कि इसमें जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना, किसी और जादू में मत फंसना और किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ये कहने के बाद वो किताब दे के वहाँ से भाग जाता है। इधर उफुक अपनी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वो निहाल और ओस्कन के मिलने के सीन को डिस्क्राइब करता है। उसको पता था कि निहाल को वो किताब मिलने वाली है। इसके बाद उफुक अपना हाथ काट लेता है और निहाल को कॉल करता है। इधर निहाल जब वो बुक लेके वापस आ रही थी तो उसको उफुक का कॉल आता है जो पूछता है कि वो हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसका हाथ कट गया है, लेकिन निहाल उसे अपने कैबिन में नहीं मिली। तब निहाल उसको बताती है कि वो किसी काम से बाहर आई हुई है।
अब वो हॉस्पिटल जाता है और निहाल को अपना हाथ दिखाता है। निहाल कहती है कि उसको ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है। तभी निहाल को अपनी पीठ के पीछे कुछ महसूस होता है। जब उफुक पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे निहाल कहती है कि वो ठीक है। तब उफुक कहता है कि पीठ के पीछे शैतान घूमता है। ये एक मुहावरा है जो तुमने सुना होगा। जिसके बाद वो निहाल से उस किताब के बारे में पूछता है। निहाल बताती है कि उसको वो किताब मिल गई है। ये कहते कहते वो अपने बैग पे हाथ रखती है और उफुक देख लेता है कि वो किताब उसके बैग में थी और वो वहाँ से ये कह के चला जाता है कि जो दरवाज़ा तुमने खोला है उससे कोई अंदर आना चाहता है। उफुक के जाने के बाद निहाल उस किताब को खोल के देखती है जिसमें कई सारे स्पेल्स लिखे हुए थे और कई शैतानों की ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिनको देख के निहाल डर जाती है। इसके बाद हम जेकी को देखते हैं जो कि एक इमाम से मिलने जाता है। इमाम पूछते हैं कि क्या अर्दा ठीक है, जिस पे जेकी बताता है कि वो ठीक नहीं है। वो इमाम को बताता है कि निहाल को किताबुल अज़ाज़े मिल गई है। जिस पे इमाम पूछता है कि वो पापी किताब तुम्हारे पास कहाँ से आई। जेकी बताता है कि निहाल को पता चला है कि उसमें कोई तरीका है जिससे वो अपने भाई को ठीक कर सकती है। जिस पे इमाम कहता है कि उस किताब को शैतानों ने लिखा है और उस किताब को यूज करने के बारे में सोचना भी मत। हालांकि उसमें से कई स्पेल्स हैं जिनसे लोगों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती है। जेकी पूछता है कि क्या इसका कोई और तरीका नहीं है, जिस पे इमाम कहते हैं कि उन्हें अर्दा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि वो पोजेस्ड है, और अगर ऐसा है भी तो वो शैतान छिपने में बहुत माहिर है, इसलिए अच्छा होगा कि हम उससे दूर रहें। और वो कहते हैं कि अपनी मंगेतर को भी इसके बारे में समझा देना। जेकी निहाल को सारी बात बताता है कि आज वो इमाम से मिला था और उन्होंने उस किताब से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन निहाल तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो जेकी से कहती है कि या तो वो उसका साथ दे या उसको छोड़ दे। इसके बाद हम निहाल और अर्दा को देखते हैं जहाँ अर्दा लाल खिले फूलों के बारे में बात कर रहा होता है, जिसपे निहाल कहती है कि ये तो अर्दा का फेवरेट कलर है, और तब अर्दा कहता है कि ये रंग उनको पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग लाल रंग देख नहीं सकते। तब निहाल उसको ये कह के शांत करा देती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। तब निहाल की माँ आती है और निहाल से पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। तब निहाल कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। यह हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि अर्दा ने ही अपने पिता को मार डाला था क्योंकि वो पोजेस्ड था। अब ये लोग अर्दा को उस किताब से ठीक करने के लिए सारी तैयारियां करते हैं, जहाँ ज़्यादा एक कैमरा सेटअप करती है ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो वो ये रिकॉर्डिंग सबको दिखा सके, और ये रिकॉर्डिंग उन्हें अर्दा पे बेस्ड मूवी बनाने के लिए हेल्प करेगी। अब वो लोग मोमबत्ती जला के घेरा बनाते हैं और उस मोमबत्ती के घेरे के अंदर नमक का घेरा बना होता है क्योंकि नमक हर नकारात्मक चीज या एनर्जी को काटता है। जिसके बीच में निहाल और अर्दा बैठते हैं। निहाल अब उस किताब से स्पेल पढ़ना शुरू करती है और एक बर्तन में खून की कुछ बूंदें गिरा देती हैं। ये काला जादू निहाल अर्दा के लिए करती है क्योंकि कोई खून के रिश्ते वाला ही ये जादू कर सकता है। निहाल उस बुक के एक पेज को काटती है और वो अपना हाथ काट लेती है और उसके हाथ से निकल रही खून की बूंदें उस किताब के पन्ने पे पड़ती हैं। और इस ब्लैक मैजिक के करने के कुछ समय बाद ही अर्दा नॉर्मली हंसने लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अर्दा ठीक हो गया था ये जान के वो लोग बहुत खुश थे। लेकिन जेकी निहाल से कहता है कि क्योंकि वो डॉक्टर है इसलिए उसे अर्दा का सिटी स्कैन एक बार कर लेना चाहिए। लेकिन निहाल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम जेकी को आज के दिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। निहाल और जेकी अर्दा को लेके घर आते हैं जहाँ निहाल की माँ पूछती है कि क्या हुआ। तब निहाल बताती है कि अर्दा बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन निहाल की माँ को यकीन नहीं था। वो पूछती है कि एकदम से ही अर्दा कैसे ठीक हो गया, जिस पे निहाल कहती है कि जो भी चीज अर्दा को परेशान कर रही थी उसको उन लोगों ने हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब निहाल की माँ पूछती है कि तुमने कैसे उसको ठीक कर लिया, जिस पे जेकी कहता है कि वो ऐसा समझ ले कि अर्दा काफी लंबी नींद से उठा है और अब उसको आराम की जरूरत है। रात को निहाल और अर्दा सो रहे होते हैं जब अर्दा निहाल से पूछता है कि क्या उसने उसको शर्मिंदा किया है। वो कहता है कि उसकी माँ उससे गुस्सा है, जिस पे निहाल उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उससे कोई भी गुस्सा नहीं है, और वो लोग सो जाते हैं। जब रात को अलमारी का दरवाजा खुलता है और निहाल की नींद खुल जाती है। उसको किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और यहाँ उसके पिता उसको हॉन्ट करते हैं। ये देख के निहाल डर के मारे उठ जाती है और ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। डरी हुई निहाल जेकी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो बिजी है। तब जेकी बताता है कि वो इस वक्त बिजी है, उसके पास एक सुसाइडल केस आया है। और यहाँ पे पता चलता है कि जेकी के पास जो सुसाइड का केस आया था वो उसी आदमी के था जिसने निहाल को वो बुक दी थी, यानी ओस्कन।
ओस्कन को देख के साफ पता लग रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। ओस्कन एकदम से हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब लोग कष्ट हो और तुम सब लोग एक एक करके मर जाओगे। वो कहता है कि तुम लोग को नहीं पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और एक एक करके तुम सब मर जाओगे। लेकिन वो लोग ओस्कन को शांत करा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निहाल अपने भाई अर्दा को सिटी स्कैन के लिए लेके जाती है। जब अर्दा की आंख की पुतली दूसरे डायरेक्शन में घूम जाती है और उसको विजन आ रहा था कि कैसे उसने अपने पिता को मार डाला जब वो पोजेस्ड था। निहाल लोग ये देख नहीं पाते, लेकिन अर्दा के शरीर में हरकत हो रही थी। सिटी स्कैन पूरा हो जाने के बाद जेकी अर्दा को खाने के लिए लेके जाता है और निहाल वापस अपने काम पे चली जाती है क्योंकि उसके पास काफी काम था। निहाल अर्दा को बताती है कि सब कुछ ठीक है। अर्दा जेकी से पूछता है कि सब लोग उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, जिसपे जेकी कहता है क्योंकि वो कई वक्त से बीमार था इसलिए। तब अर्दा बताता है कि उसको कुछ धुंधले से विजन्स आते हैं जिसमें बहुत ही डरावनी इमेजेस उसको दिखाई देती हैं। अर्दा कहता है कि उसको उसके पिता दिखाई देते हैं जैसे कि वो अंधेरे में फंस गए हों और वो काफी चिल्लाते हैं। जेकी कहता है कि जब वो छोटा था तो उसको भी बुरे सपने आया करते थे। तब उसके पिता ने कहा था कि वो गॉड का नाम 3 बार ले और ये सब कुछ रुक जाएगा, और जेकी ने ऐसा ही किया और उसके बुरे सपने रुक गए। वो अर्दा को भी यही करने को कहता है। वो कहता है कि वो अपने मन में गॉड का 3 बार नाम ले। इधर निहाल को अर्दा के सिटी स्कैन के रिपोर्ट्स ईमेल के थ्रू मिलते हैं। जब वो उनको जूम करके देखती है तो वो पाती है कि अर्दा के दिमाग में एक निशान बना हुआ है और ये निशान उसने पहले कहीं देखा है। इसके बाद निहाल वो निशान किताबुल अज़ाज़िल में ढूंढती है और उसको वहाँ वो निशान मिल जाता है, जिसको देखने के बाद निहाल एकदम डर जाती है। और तभी निहाल को मॉर्चुरी से फोन आता है। निहाल कहती है कि उसका वहाँ क्या काम, लेकिन फोन में जो भी इंसान था वो उसको मॉर्चुरी में बुलाता है और निहाल कहती है कि वो आ रही है। निहाल उस किताब को अपने ड्रॉर में रख के चली जाती है। निहाल लिफ्ट की तरफ जाती है जब उसको एक आदमी दिखता है और वो उस आदमी से उस लिफ्ट को रोकने के लिए कहती है, और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर जाती है वो आदमी गायब हो चुका था। ये देख के निहाल एकदम कंफ्यूज थी कि आखिर ये एकदम से क्या हुआ। निहाल मॉर्चुरी में पहुंचती है और वहाँ उसको उसी बच्चे की लाश दिखती है जो एज अ पेशेंट निहाल के पास आया था। तभी निहाल को पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और निहाल पीछे रखी एक लाश को देखती है। जब निहाल उस लाश का चेहरा देखती है तो वो लाश जोर से चिल्लाती है। निहाल ये देख के एकदम डर जाती है और अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। ये देख के निहाल वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। इधर जेकी अर्दा को घर छोड़ देता है। जब अर्दा पूछता है कि क्या वाकई ही 3 बार गॉड का नाम लेने से उसको वो विजन्स नहीं आएंगे, जिसपे जेकी कहता है कि हाँ। और जाने से पहले अर्दा जेकी से कहता है कि तुम भी गॉड का नाम लेना मत भूलना। जेकी को एक पल के लिए समझ में नहीं आता कि आखिर अर्दा ने ऐसा क्यों कहा, और दूसरे ही पल जेकी अपनी बैक सीट पे अर्दा को बैठा देखता है जो कि पूरी तरह से शैतान दिख रहा था। ये देख के जेकी डर जाता है और भगवान का नाम लेता है। इधर निहाल अपने कैबिन में वापस जाती है और किताबुल अज़ाज़िल पे रिसर्च करती है जब उसको एक वेबसाइट मिलती है। किताबुल अज़ाज़िल का टर्किश में मतलब होता है शैतान की किताब। इसे 800 साल पहले अल्बिन कुवैस ने लिखा था और तब इस किताब पे स्कॉलर्स ने यानी कि जानकारों ने रोक लगाई थी क्योंकि उनका मानना था कि अल्बिन कुवैस खुद एक जिन था। कहा जाता है कि इस किताब की कॉपी अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में पाई जाती है और लोगों के मुताबिक इस किताब में लिखा है कि जिस दिन कयामत का दिन होगा उस दिन शैतान इंसानों को यकजा में कैद कर लेगा। निहाल ये सब कुछ उस वेबसाइट पे पढ़ी रही थी, तभी उसे जेकी का कॉल आता है जो निहाल से पूछता है कि अर्दा की सिटी स्कैन रिपोर्ट में क्या आया। तब निहाल बताती है कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है और उसमें कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं है। निहाल कहती है कि वो कल सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटेगी। अर्दा अपने घर वापस लौटता है। जब वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था तब उसकी माँ आती है और कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। तब अर्दा पूछता है कि आखिर उसकी माँ उससे इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, क्या उसने कोई गलती की है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती हैं और अब उसे सो जाना चाहिए, और उसकी माँ ये कह के चली जाती है और अर्दा अभी भी उन अजीब सी आवाज़ों को निकाल रहा था। इधर जेकी अपने घर वापस लौटता है जब उसको सामने कोई खड़ा नजर आता है। जेकी को लगता है कि वो निहाल है, लेकिन यहाँ जेकी को एक औरत हॉन्ट करती है। वो नहा के सोने जा रहा होता है जब पीछे से एकदम से निहाल आ जाती है। तब जेकी पूछता है कि उसकी तो ड्यूटी थी, जिसपे निहाल कहती है कि उसने अपनी ड्यूटी जल्दी खत्म कर ली, जिसके बाद वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। तभी जेकी का मोबाइल बजता है, लेकिन निहाल जेकी को उस कॉल को उठाने के लिए रोकती है, लेकिन जेकी उस कॉल को रिसीव कर लेता है और तब उसे पता चलता है कि वो कॉल निहाल का था, यानी असली निहाल का। और जब वो पलट के देखता है तो जो निहाल उसके साथ थी वो गायब हो जाती है। जेकी निहाल से कॉल पे पूछता है कि तुम तो हॉस्पिटल में थी, जिसपे निहाल बोलती है कि वो तो कब से हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही है और वो उसे सुबह मिलेगी। ये कह के वो फोन काट देती है। चारों दोस्त इकट्ठा मिल के बैठते हैं।
जब जैदा पूछती है कि क्या अर्दा ठीक है, जिस पे निहाल कहती है कि अर्दा एकदम ठीक है और वो अपने दोस्तों का थैंक यू कहती है क्योंकि इस ब्लैक मैजिक को करने में उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया था। निहाल कहती है कि हमने जो कुछ भी किया उसके बाद उन्हें बुरे सपने आना नॉर्मल है, लेकिन जेकी का कहना था कि अगर ये सब कुछ इतना ही सीरियस है तो वो ये सब कुछ इमाम से भी करवा सकते थे। उन्होंने खुद ये सब क्यों किया जबकि उनको सही तरीका भी पता नहीं था और सब कुछ बिना किसी तकलीफ के हो गया। किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं घटा, जिसको सुनने के बाद निहाल अपना आपा खो देती है। वो जेकी से कहती है कि ये सब करने के लिए उसको किसी ने फोर्स नहीं किया था। अब जैदा निहाल से उस बुक को मांगती है। निहाल कहती है कि वो बुक लेकर आई है, लेकिन उससे पहले वो उस फुटेज को देखना चाहती है जो उस रात उन लोगों ने रिकॉर्ड की थी। वो जानना चाहती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। वो लोग उस फुटेज को देख रहे होते हैं जब उनको उस फुटेज में एक ग्लिच दिखाई पड़ता है जिसमें कुछ भी साफ समझ में नहीं आ रहा था। तब निहाल जैदा से पूछती है कि क्या वो उस वीडियो के उस पार्ट को ठीक कर सकती है, जिसपे जैदा कहती है कि वो ठीक तो कर देगी लेकिन कुछ वक्त लगेगा। इस बीच इन लोग को भूख लगती है और उफुक उन लोगों के लिए खाना लेने जाता है और लौटते वक्त उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उफुक खाना लेके वापस आता है जब जैदा किचन में जाके खाना परसती है और तभी वहाँ जेकी आता है जो उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। जैदा उसे रोकती है लेकिन जेकी नहीं रुकता। तभी जेकी सामने से आता है और पूछता है कि क्या तुमने मुझे बुलाया, और तभी ज्यादा देखती है कि जो जेकी उसके साथ था उसका फेस पूरी तरह बिगड़ चुका था और वो जोर से चिल्लाता है। ये देख के ज्यादा डर जाती है। उसकी चीख सुन के सभी लोग किचन में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ज्यादा झूठ बोल देती है कि उसने वहाँ कॉकरोच को देखा, जिसको देख के वो डर गई थी। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी निहाल देखती है कि उसके सारे दोस्त बहुत बुरी तरह से खाना खा रहे थे। वो मांस के टुकड़ों को किसी जानवर की तरह नोच रहे थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। और तभी निहाल नींद से जागती है और उसको वॉमिट जैसा महसूस होने लगता है। वो बाथरूम की तरफ जाती है जब वो जेकी और सैदा को देखती है और तभी पीछे से जेकी आ जाता है और वो पूछता है कि क्या निहाल ठीक है, जिसपे निहाल कहती है कि वो ठीक है और वो जैदा के रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्दा वापस उसी खिलौने से खेल रहा था जिससे वो बचपन में खेला करता था और उसको वापस वो आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। वो उसी जगह जाता है जहाँ उसको घसीटा गया था और वो खुद को ही एक शैतान के रूप में देखता है और उसके पूरे शरीर पे ब्लैक मैजिक के निशान बने हुए थे, जिसके बाद उसको वापस कोई अंदर खींच लेता है। इधर निहाल जैदा के कमरे में रेस्ट कर रही होती है जब शैतान अर्दा के रूप में रेंगता हुआ उसके पास आता है। जैदा ने उस वीडियो के पार्ट को ठीक कर दिया था जिसको जेकी बार बैठा देख रहा होता है और तब जो उसको दिखता है वो बहुत ही शॉकिंग था। यह हमें पता लगता है कि जब वो लोग उस रिचुअल को कर रहे थे तो सबकी हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन सब की वहीं मौत हो गई थी। उनकी बॉडीज पुलिस को 2 दिन बाद वहीं पड़ी मिली थी, जिसको पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया था। और वहाँ जो कैमरा था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था वो टूटा पाया गया था, जिसको पुलिस ने सही करने के लिए भेज दिया था। एंड सीन में हम वहाँ ओस्कन को आता देखते हैं जो उस किताब को उठाता है और कहता है कि जो इंसान गलत करेगा उसके साथ भी गलत होगा। वो कयामत आने तक जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मूवी का एंड होते होते ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, तो मैं आपके लिए ये सिंपल कर देती हूँ। दरअसल निहाल लोगों ने जब वो रिचुअल किया था तो उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से उन सब की जान चली गई और इन सब की स्पिरिट को डीमन ने हमेशा के लिए यक्सा में कैद कर दिया। लेकिन उन्हें एज अ नॉर्मल पर्सन दिखाया गया है। इन लोगों ने किताबुल अजाजिल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जबकि जेकी उस किताब को इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। दरअसल उस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ये दिखाया गया है कि उस रिकॉर्डिंग में छोटा सा ग्लिच आ गया था और सब कुछ नॉर्मल था, जबकि असलियत में वो लोग मर चुके थे। जेकी ने जब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा तब उसे असलियत का पता चला। एंड में जेकी जिंदा था, वो मरा नहीं था, क्योंकि एंड में जितनी भी लाशें पुलिस ने जब्त की थी वो उन 4 लोगों की थी। जेकी की लाश को मिलते हुए नहीं दिखाया गया है और ये 4 लोग निहाल, अर्दा, जैदा, उफुक, इन सब की स्पिरिट को डीमन ने यक्सा में कैद कर लिया था और इन सब की स्पिरिट जेकी को अपने आसपास दिख रही थी, जो कि असलियत में थे नहीं। जेकी सिर्फ उनको हेलुसिनेट कर रहा था, क्योंकि जब ओस्कर ने ये किताब निहाल को दी थी तो उसने कहा था कि जैसा इस किताब में लिखा है बिल्कुल वैसा ही करना, किसी और जादू में मत फंसना। और इनमें यह कहा गया है कि जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर वो इस चीज़ को करेगा तो उसका हाल बुरा ही होगा। क्योंकि इन लोगों को इन सब की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उस रिचुअल को ये लोग ठीक तरीके से नहीं कर पाए। ओस्कन को ये बात पता लग गई थी कि उन लोगों ने जो रिचुअल किया है वो गड़बड़ हो गया है, इसीलिए उसने जेकी से कहा था कि तुम लोग जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और एंड में ओस्कन उस किताब को लेके चला जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बुरी चीज़ें हमें लुभाती हैं, लेकिन हमें उनके जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लैक मैजिक से अपना लालच पूरा करने की कोशिश करते हैं और एट द एंड वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अराफ 3 का मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अब आपको इसकी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।